जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज का सेकंड सेशन। नेशनल न्यूज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल न्यूज, साइंस एंड टेक और इंडिसेस को कवर करेंगे। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए, तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज में आपका आता है क्लॉडिया शॉनबॉम स्वॉन इन एज द मैक्सिको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए के साउथ में आप देखेंगे कंट्री है मैक्सिको, और वहां की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और ये जो महिला हैं, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, ये जो है वहां इस मैक्सिको सिटी की मेयर भी रही हैं और अब जो है उस देश की राष्ट्रपति बन गई है। पहली महिला राष्ट्रपति। मैक्सिकन पीसो, पैसे से याद रख सकते हैं, पीसो। ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे इनका नाम याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लाउड से, क्लाउड। ठीक है, क्लॉडिया वेरी सिमिलर टू क्लाउड। और यहां पर बारिश बहुत होती है। ठीक है जी, हरिकेन्स, जिसको हम यहां पर इंडिया में साइक्लोन कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो यहां पर हरिकेन बोलते हैं। मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है जी, और वहां पर आपको गल्फ स्ट्रीम मिलती है, एक वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट है, जिसकी वजह से बहुत कह लीजिए वहां पर बारिश होती है और बहुत ज्यादा क्लाउड है। मतलब ऑब्वियसली बारिश होगी तो क्लाउड्स होंगे, तो क्लाउड से क्लाउडिया मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिमम बारिश होती है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज मैक्सिको। ठीक है जी, बाउंडेड टू द वेस्ट एंड साउथ बाय द पैसिफिक ओशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वियतनाम पार्लियामेंट इलेक्ट्स एन आर्मी जनरल एज द स्टेट प्रेसिडेंट। ठीक है जी, नाम है लुआंग सुआंग। ठीक है, तो बड़ा सिमिलर, मतलब बड़ा राइमिंग वाला नाम है। ठीक है, लुआंग सुआंग। सो एलसी आप इसको याद रख सकते हैं। कैपिटल हनोई है। वियतनाम, वियतनामीज डोंग, बॉर्डर्ड बाय चाइना टू द नॉर्थ। आजकल वियतनाम बड़ा चर्चा में भी है। मतलब इसका कुछ कारण ये है कि वियतनाम में जो है, कह लीजिए, जो चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी चल रही है, डीकपलिंग की बात चल रही है। डीकपलिंग मतलब चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग को ले जाया जाए, तो वियतनाम भी एक उभरता हुआ सितारा उसमें आ रहा है। बट उसमें एक कैच भी है। मैं थोड़ा सा इस न्यूज में एक और चीज ऐड कर रहा हूं। वियतनाम में बहुत सारी चाइनीज कंपनीज वियतनाम में आके अपना, कह लीजिए, ऑफिस खोल रही है, वियतनाम की कंपनी के रूप में रजिस्टर हो रही है। फंडिंग चाइना की है। ठीक है, वो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट वियतनामीज कंपनी है, पर पीछे पैसा सारा चाइना का है। तो इस तरीके से भी चाइना भी ने भी काट निकाल दी है। मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, तो चाइना ने इसका एक तोड़ भी निकाल लिया है। ऐसा भी बहुत सारी न्यूज आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोवोवो सुबियांतो बिकम्स द इंडोनेशियाज 8th प्रेसिडेंट। देखो, नाम ना हर देश में ना, अगर आप देखोगे, जब जैसे जैसे पढ़ोगे, तो ना हर देश के कुछ कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं जो उस पर्टिकुलर देश में आपको मिलते हैं। अब ये सुबियांतो, अगर आपने नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें कि भारत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जो कह लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, तो उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति सुकार्नो। ठीक है, सुकार्नो। तो क्यों मैं सुकार्नो का यहां पर जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि सुकार्नो, सुबियांतो बड़ा सिमिलर से नाम है, बड़े कॉमन नाम है इंडोनेशिया के। ठीक है जी। सो
टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कैपिटल जकार्ता है, ये शिफ्ट होने वाली है। अच्छा, इंडोनेशिया की, आज का पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, इंडोनेशिया की नई कैपिटल कौन सी होने जा रही है? एन से उसका नाम है, हिंट दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। चलो, इंडोनेशियन रुपया और शेयर्स अ बॉर्डर विद मलेशिया इन द नदर्न पार्ट ऑफ बोर्नियो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आइलैंड्स है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। और इसमें यहां पर जो पपुआ न्यू गिनी है ये अलग देश बन गया हुआ है, बाकी जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी ने पिक किया है जस्टिस याया अफरीदी को एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस फॉर 3 इयर्स। इसको लेकर भी काफी विवाद था, बट फाइनली जो है इनको चुना गया है, ठीक है। अफरीदी नाम से याद रहेगा, ठीक है। सो प्रकाश मान सिंह रॉत अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो यहां पर जो है केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल काठमांडू। सो प्रकाश मान सिंह रॉत जो है उनको न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल घोषित किया गया है, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। सो ये जानकारी आपको पता है इसके बारे में। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कायस सईद जो है सेकंड, दूसरी बार जीत गए हैं, ठीक है। कायस कैसे जीते? दूसरी बार जीते। और ट्यूनीशिया की अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका का अगर आप नॉर्थ को देखेंगे, बिल्कुल नॉर्थ देखेंगे, उसके ऊपर आपको मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर मिलता है। और यहां पर आपको ट्यूनीशिया है और इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। अच्छा, और खास बात यह है कि ट्यूनीशिया कंपैरेटिवली डेवलप्ड है देन द रेस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। अगर हम अफ्रीका के देशों की बात करें, सो ट्यूनिशियन दिनार बाउंडेड बाय द अल्जीरिया टू द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, बाय द लीबिया टू द साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ट्यूनिशिया के बारे में जानकारी। नेक्स्ट आपका, इजराइल ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी, एज द 69th मेंबर। इजराइल ने ज्वाइन कर लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। हेडक्वार्टर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, फिलीपींस में है, मनीला जो वहां की कैपिटल है। ओके, 69th मेंबर, 20th नॉन रीजनल मेंबर्स, मल्टीलेटरल बैंक है, स्टैब्लिश हुआ था 1966 में, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है जी, मनीला फिलीपींस। और इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द एशिया एंड पैसिफिक रीजन, तो ये इंपॉर्टेंट है, एशिया एंड पैसिफिक रीजन में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको खत्म करना। लोन्स देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है। कई बार जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते भी हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतने मिलियन डॉलर्स हमें दिया, इतने बिलियन डॉलर्स दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा साइक्लोन्स और टाइफून्स की बात कर लेते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज और समझो कि मॉनसून वाला जो सीजन होता है ना, उससे पहले और उसके बाद में आपको ये साइक्लोन्स वाली कहानी देखने को मिलती है। ओके, हरिकेन ऑस्कर। अब ये हरिकेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशन वाले रीजन की, ठीक है। अभी जैसे हमने मैक्सिको की बात करी। सो हरिकेन ऑस्कर मेक्स लैंडफॉल इन ईस्टर्न क्यूबा, कैपिटल हवाना है, ठीक है जी। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं, क्यूबन पीसो और अटलांटिक ओशन। और ये आपका हाइती द नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ईस्टर्न क्यूबा में, ठीक है जी, ईस्टर्न क्यूबा में यहां पर आपको ये हरिकेन ऑस्कर। ये आइलैंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। हाइती काफी अंडर डेवलप्ड है और डोमिनिकन रिपब्लिक काफी डेवलप हो चुका है। इसके बारे में भी मैंने एक सेशन में डिस्कस किया था, इसी मंथली सेशंस में। हरिकेन मिल्टन ऑन द हील्स ऑफ हेलिन। देखो, एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई जगह पढ़ते हैं ना, मतलब मान लो आप न्यूज में ये देख रहे हैं क्यूबा, सो डोंट जस्ट लुक फॉर क्यूबा, ठीक है। आप आसपास में भी देखो, अच्छा बहामास है, अच्छा इधर मैक्सिको आ गया, ठीक है, ये यूकातान पेनिनसुला है। तो इस तरीके से आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, वो डेवलप होगा। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक दिन बैठे और पूरा कर लिया और तैयार हो गया, ठीक है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हरिकेन मिल्टन ऑन द हील्स ऑफ हेलिने, सो प्रिपेयर्ड फॉर इट्स लार्जेस्ट इवैक्यूएशन। तो यहां पर ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये वाला जो स्टेट है, ये है आपका यूएस का फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है, जहां पर बहुत फेमस मियामी बीच है, ठीक है, बहुत फेमस मियामी बीच है। और यहीं पर आपको जो है स्पेस स्टेशन मिलता है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, ठीक है। यूएस का स्पेस स्टेशन है यहां पर, ठीक है, जहां से यूएस लॉन्च करता है अपने सैटेलाइट्स को। तो वो क्या है, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है। सी से शुरू होता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। हरिकेन मिल्टन इंटेंसिफाइड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, तो टाइफून बोलते हैं चाइना सी में और पैसिफिक ओशन, हरिकेन वेस्ट इंडियन आइलैंड्स और कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन में। टॉर्नेडो गिनी आइलैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका, जो वेस्ट अफ्रीका गिनी आइलैंड्स हैं, जो गिनी करंट भी है वहां पर, ठीक है, सदर्न यूएसए। और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा इंडियन ओशन का रीजन, वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन या सिंपली साइक्लोन भी बोलते हैं।
ये आपके इससे पहले वाले जो कह लीजिए टाइफून या साइक्लोन्स हैं, ये उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका टाइफून कॉन्ग्रे हिट्स ताइवान ईस्ट कोस्ट। सो यहां पर लैंडफॉल ऑन द ताइवान ईस्ट कोस्ट, लार्जेस्ट स्टॉर्म बाय द साइज टू हिट द आइलैंड 30 इयर्स। ठीक है जी, यहां पर ताइवान में ये हिट किया है। ठीक है, कॉन्ग रे। ठीक है, कौन आया रे। ठीक है, ताइवान वाले आजकल वैसे ही कोई हवाई जहाज गुजरता है तो वैसे वो चाइना का ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और तो वो हमेशा यही बात करते रहते हैं कौन आया रे। ठीक है, तो ऐसे उसको आप याद रख सकते हैं कौन आया रे। ओके, माउंट फिजी फुजी रिकॉर्ड्स लेटेस्ट स्नोलेस डेट इन हिस्ट्री। अगेन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का एक इंपैक्ट आप कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट इसको इसी तरीके से देख रहे हैं। जापान का जो आइकॉनिक माउंट फुजी है, ये स्नोलेस है, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डिले इन स्नोफॉल। लाइक अक्टूबर से जो है, जो अक्टूबर मंथ शुरू होता है तब वहां पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, और इस बार सबसे डिले स्नोफॉल हुआ है। ठीक है, 1894 के बाद। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन विच यूजुअली सी स्नो बाय अर्ली अक्टूबर हैव yet to receive the snowfall due to unusually warm weather this year. ठीक है, so again it is one of the implication, one of the, you can say, impact of the global warming or climate change. नेक्स्ट आपका मालदीवियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस इंडियाज यूपीआई इन मालदीव्स। ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब एक जनवरी और फरवरी का महीना था जहां पर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत तलखी भरे हो गए थे। मतलब लिटरली जो ये प्रेसिडेंट जब चुनकर आए, इनका कैंपेन ही ये था, इंडिया आउट कैंपेन। लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे मालदीव्स में, इनका कैंपेन ही इंडिया आउट कैंपेन था। अब जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि चीजें बदली हैं, क्योंकि मालदीव्स इकोनॉमिक एक क्राइसिस से गुजर रहा है। मतलब ऐसा वाला क्राइसिस नहीं है कि बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, बट हाँ, तो एकदम जो कह लीजिए बड़े पार्टनर के रूप में भारत के पास है, भारत ने भी मदद करी तो रिश्तों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब ये इन्होंने कहा है कि यूपीआई, आप मान लीजिए मालदीव्स घूमने जाएं तो आप वहां पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के द्वारा एक टेक्नोलॉजी 2016 में जो लॉन्च की गई थी, लगभग 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं, अगले साल कह लीजिए अप्रैल में 9 साल पूरे हो जाएंगे। वो उस टेक्नोलॉजी को यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, यूके, मॉरिशस, जिसमें काफी डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, उन्होंने भी इसको अपनाया है। ठीक है जी, चलिए। सो he appointed TradeNet Maldives Corporation Limited as the consortium's leading agency. ओके, नेक्स्ट आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स के लिए फॉर सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। ये इनिशिएटिव था आरबीआई का एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 में जब हम बात करते हैं तो कंपनीज फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में। इंडिया एंड मालदीव्स ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार ये चर्चा में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है। इसको ऐसे समझो सिंपल भाषा में, मान लो कि, मान लो मैं इसके एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं किसी और दूसरे देश के एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो इंडिया और जापान जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं, या इसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं, प्री डिटर्मिन्ड रेट रख लिया। जनरली क्या होता है कि हम डॉलर्स में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, पेमेंट वो भी डॉलर्स में रिसीव कर रहे हैं, हम भी पेमेंट उसमें कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि फ्लक्चुएट कर रही है हमारी करेंसी भी, उनकी करेंसी भी, तो हमने कहा कि यार डॉलर क्यों यूज करना, ऐसे करते हैं पहले प्री डिटर्मिन्ड रेट रख लेते हैं कि मान लो जो मालदीव्स में मालदीवियन रुपया चलता है, ठीक है, इंडिया का रुपी है, तो इसमें पहले से तय कर लेते हैं कि एक रुपी इतने रुपया के बराबर है, ठीक है, जो भी एक्स अमाउंट है। सो द आइडिया इज क्लियर कि हमें फ्लक्चुएशन जो हो रही है डॉलर विजावी डॉलर, उसको नहीं देखेंगे, पहले से हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहां जो हमारा एक्सपोर्टर होगा, ठीक है, उसको तो रुपी में चाहिए, वो एक्सपोर्ट कर देगा और वहां से जो उसको पेमेंट मिलेगी वो रुपी में मिलेगी। सिमिलरली वहां का जो एक्सपोर्टर होगा मालदीव्स का, उसको हम उसकी करेंसी में पेमेंट करेंगे, डॉलर को साइडलाइन कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों देशों के ट्रेड में सुगमता आएगी, इजी होगा, और डॉलर पर डिपेंडेंसी जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगी। तो ये है बेसिक इसका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का, और ये बेनिफिट है दोनों देशों के लिए। ठीक है, और डी डॉलराइजेशन की तरफ ये इशारा करता है। ठीक है, ये टर्म भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ओके,
Maldives Monetary Authority under the SARC currency swap framework 24-20 to 27, ठीक है, तो ये लगभग 3 साल के लिए है। एंड बिटवीन द टू कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करेंसीज विद अ प्री डिटर्मिन्ड टर्म्स एंड कंडीशन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि जो लिखा होता है इकोनॉमी में, थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है, थोड़ा शब्दों को समझना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये सिंपल भाषा में आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई अमाउंटिंग टू $400 million, ठीक है। एंड 30 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़, तो ये हो गया 3,000 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3,000 करोड़ अंडर द INR स्वैप विंडो, ठीक है। चलिए, सार करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 केम इनटू ऑपरेशन ऑन 15 नवंबर 2012, ठीक है। शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स और शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस को जो है लेकर आना। अगेन सेम जो मैंने अभी आपको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ये सार्क के केस में है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देश आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है इन देशों ने भी 2022 से लेकर 2027 तक इसको एग्री किया है। ट्रिक किसकी है? MBBS स्पेन, ठीक है। सो मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है सार्क कंट्रीज का। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ लगभग 487 करोड़ टू द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस, ठीक है, मॉरिशियस फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहां पर जो है 487 करोड़ की मदद दी गई है मॉरिशियस को, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक लोन होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको कहा जाता है, ग्रांट होती है, ग्रांट में आपको रीपेमेंट नहीं आएगी, एक तरीके से सहायता है। लाइन ऑफ क्रेडिट में होता है एक तरीके से लोन होता है, बहुत कम ब्याज दर पर ये लोन दिया जाता है दूसरे देशों को। इजिप्ट डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है, ठीक है जी। अभी तक 44 कंट्रीज और एक टेरिटरी हैव बीन सर्टिफाइड एज अ मलेरिया फ्री। और कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिस भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज, ठीक है। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखने को मिलता है, प्रिवेंटेबल है, क्यूरेबल है। इसमें 5 स्पीशीज हैं पैरासाइट्स की, पर जो सबसे 2 खतरनाक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम बाइबिम, ठीक है। आई हैव बीन पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली इन त्रिपुरा, द वेरी डेंस जंगल एरियाज, तो वहां पर ये बहुत बहुत बड़ा एक इशू था, मतलब बहुत सारे कह लीजिए स्थानीय लोगों को इससे बहुत लोगों की जान जाती थी, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी टफ टू ट्रीट विद, अगर थोड़ा डिले हो गया तो पर्सन कैन डाई ऑल्सो। सो R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो है रेकमेंडेड फॉर यूज बाय WHO। तो यहां पर जो एक वैक्सीन डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी अप्रूव कर दिया गया, उसको रेकमेंड किया गया है WHO के द्वारा। इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है WHO ने, ठीक है जी। ट्रैकोमा बेसिकली इट इज रिलेटेड टू आई, ठीक है जी, बैक्टीरियल इंफेक्शन दैट अफेक्ट्स द आईज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया क्लामेडिया ट्रैकोमाटिस, ठीक है। तो ये ट्रैकोमा जो है, ट्रैकोमा फ्री हो गया है, ये प्रोग्राम बहुत पहले, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन 1963, इतने साल लगे, खैर हमारा देश बहुत बड़ा है और इतने साल लगे ये अचीव करने में। सो इट्स अ कॉन्टेजियस स्प्रेडिंग थ्रू कांटेक्ट विद द आईज, आईलिड्स, नोज, थ्रोट सिक्रीशन, ठीक है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड तो ये जो है ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, और अब फाइनली जाकर भारत जो है ट्रकोमा फ्री हो गया है। नेक्स्ट आपका प्रवासी परिचय इवेंट एट इंडियन एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया। तो एम्बेसी का फ्लैगशिप डायस्पोरा एंगेजमेंट इवेंट है, इनॉग्रेटेड बाय एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया डॉक्टर सुहेल एजाज खान। और इसका जो टाइटल है क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और जितनी हमारी 11 क्लासिकल, अब 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, जो हमने नेशनल न्यूज वाले सेशन में पढ़ा था। कमेंट सेक्शन बॉक्स में तीसरा क्वेश्चन आज का, वो पांचों दोबारा से लिख देना, अभी कल ही पढ़ा आपने, तो उसको रिवाइज हो जाएगा वो, ठीक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, अच्छा इनमें से 5 कौन सी हैं, ठीक है, तो ये लिखी हुई है सारी, आपने वो लिखनी है। यूके टू गिव छागोस आइलैंड्स टू मॉरिशस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब
इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल न्यूज में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज है। ज्यादा चर्चा भारत में इसके बारे में नहीं हुई है, बट अगर जियोपॉलिटिक्स देखें तो ये भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, इसका रीजन समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास जो है, अगर आप इंडियन ओशन में, इंडिया के साउथ में जाकर जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको ये छागोस आर्कियोप्लैगो मिलता है, और इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो गार्शिया। अच्छा, अब क्या होता है कि जो मॉरिशस है ये भी ब्रिटिश टेरिटरी था। ठीक है, मॉरिशस जो है ब्रिटिश टेरिटरी था। जब मॉरिशस को फ्री किया गया, मतलब इंडिपेंडेंस मिली, तो ब्रिटिशर्स ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए कि हमारी प्रेजेंस रहे इंडियन ओशन में, तो उन्होंने छागोस आर्किप्लैगो पे अपना कब्जा रखा, मॉरिशस को अलग कर दिया और ये कहा कि ये अलग आइलैंड्स हैं। दो ट्रेडिशनली ये इसी का पार्ट रहा है। ठीक है, यहीं के लोग जो हैं, यहीं की जो ट्राइब्स हैं वो यहीं पर रहती रही हैं। अब इन्होंने इस पूरे के पूरे आइलैंड्स को खाली करवाया, उनको जो है भेजा मॉरिशियस में, सेशल्स में, और यहां पर जो है अपनी एक तरीके से हवाई पट्टी तैयार करी। बाद में इसी आइलैंड को, डियागो गार्शिया को, एक मिलिट्री बेस के रूप में यूएसए को लीज पे दिया। ठीक है, अब इसको लेकर कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी ये रेजोल्यूशन पास किया कि जी नहीं, ये मॉरिशियस का आइलैंड है, मॉरिशियस को देना चाहिए। और इसको देने में भी यूके ने बहुत देरी करी है। फाइनली जाकर ये आइलैंड जो है इसको मिला है, एंडिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर द यूकेज लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो आईसीजे है, उन्होंने रूल किया था कि यूके अनलॉफुली सेपरेटेड द छागोस आर्किप्लैगो फ्रॉम द मॉरिशस बिफोर ग्रांटिंग इट इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, 13 राउंड, आफ्टर 13 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन व्हिच बिगेन इन 2022, फाइनली जाकर जो है ये आइलैंड अभी दिया है। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज ने मॉरिशियस क्लेम फॉर सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया। अब देखिए, इतने सारे सबने सपोर्ट करने के बावजूद, ठीक है, 2019 से 2021, 2024 में जाकर जो है यूके ने हैंड ओवर करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, सिंस 1814, मतलब 200 साल से ज्यादा हो गए हैं इनका जो कंट्रोल है। जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिली 1965 में, ठीक है, 3 years बिफोर मॉरिशस गेन इंडिपेंडेंस टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। जैसे मैंने आपको बताया, मॉरिशस इसको अलग कर दिया गया था। ओके, तो यहां के लोगों को बाहर निकाला गया और फाइनली जो है ये आइलैंड लीज पर दिया गया यूएसए। ओके, इसके अलावा और क्या क्या आइलैंड डिस्प्यूट्स हैं? फॉकलैंड आइलैंड, अर्जेंटीना और यूके के बीच में बहुत बहुत ही कह लीजिए फेमस डिस्प्यूट रहा है। अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड के, अगर अर्जेंटीना का मैप देखेंगे तो उसके ईस्ट में आप देखेंगे छोटे से फॉकलैंड आइलैंड है, एक फॉकलैंड ओशन करंट भी है, और ये यूके की टेरिटरी है, अर्जेंटीना इसको क्लेम करता है। ठीक है, क्यूराइल आइलैंड जापान और रशिया के बीच में, सेनकाकू या दियाओ आइलैंड्स जापान और चाइना, ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह लीजिए आपका जो भी यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। पार्सल आइलैंड किस किस के बीच में? पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड्स कहां पर है? साउथ चाइना सी में। ओके, अगेन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक न्यूज है। वन ऑफ द अमेजन्स मेन ट्रिब्यूटरी, नीग्रो रिवर, ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल इन 122 ईयर्स। मतलब आप देख सकते हैं कि कई जगह वो लिटरली सूख गई है वो नदी। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन रिवर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, और ये अपने लोएस्ट लेवल पे चल रही है। ठीक है, अब इसको नीग्रो रिवर बोलते हैं, दैट मीन्स ब्लैक इन पोर्चुगीज। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द वाटर्स डार्क कलरेशन, तो इसलिए इसको नीग्रो रिवर का नाम दिया गया है। ठीक है, कम्स फ्रॉम द ह्यूमिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वेजिटेशन कंटेनिंग फिनॉल डज नॉट ब्रेक डाउन कंप्लीटली। तो इसका डार्क कलर क्यों है, ये भी इसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है यूएई स्टैंड्स विद लेबनान। तो हैशटैग देखो, 2I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, उसमें यूएई इजराइल का काइंड ऑफ पार्टनर है, बट यहां पर यूएई के कह लीजिए पर इतना प्रेशर है कि वो यहां पर उन्होंने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है कि लेबनान के साथ वो खड़े हैं। ठीक है, द यूएई स्टैंड्स विद लेबनान टू सपोर्ट लेबनीज पीपल। सो ये 8 से 21 अक्टूबर तक ये कैंपेन हुआ। It aims to mobilize the entire UAE community, including individual institutions, both public and private sector, ठीक है, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें एड टू लेबनान।
ठीक है, सारे लोग मिलकर जो है लेबनान को सपोर्ट प्रोवाइड करें। इजराइल और लेबनान, या उससे पहले इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इंडिया लॉन्चेस स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट यूएई एजुकेशन शो। सो 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो हुआ शारजा में, ऑर्गेनाइज्ड बाय एचएल, दैट इज मिनी रत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और ये कहा गया कि जो हमारी 590 इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं उनको शोकेस किया गया। देखो ये एक सॉफ्ट पावर होती है, ठीक है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जब यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारे देशों में पढ़ने जाते हैं तो वहां के कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये भी एक उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, और ऑब्वियसली उससे रेवेन्यू भी आता है। हांगकांग डिस्कवर्स डायनासोर फॉसिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पर आप देख सकते हैं हांगकांग में डायनासोर के फॉसिल्स जो हैं पहली बार मिले हैं, रिमोट और अनइनहेबिटेड आइलैंड, और ये क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड मतलब जब मास एक्सटिंक्शन हुआ था 66 मिलियन ईयर्स अगो, 6.6 करोड़ ईयर्स अगो, तो उससे पहले का जो क्रिटेशियस पीरियड के समय का ये फॉसिल कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका म्यांमार सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू आसियान समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल पहले वहां पर जो मिलिट्री जनता है उन्होंने वहां की जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया था, जिसमें ऑन्ग सैन सू की, जो वहां की कह लीजिए डेमोक्रेसी लीडर हैं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी की हेड हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद वहां की मिलिट्री रूल कर रही है। उसके बाद से आसियान जो ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो 10 देशों का ग्रुप है, उन्होंने कहा कि हम जो है म्यांमार के किसी के लीजिए रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ नहीं करेंगे। फाइनली 3 साल बाद उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, और कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि एक बातचीत से इसको सॉल्व किया जाए। थीम है एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस टू ब्रेक द एम्पासे इन द म्यांमार, दैट वाज द आइडिया। ठीक है जी, मिलिट्री जो है वहां पर ने पावर सीज की थी 2021 में। सो आसियान में 10 मेंबर हैं, 1967 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन। सेक्रेटेरिएट है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता जो कि कैपिटल है। और आसियान समिट इट मीट्स एनुअली, ठीक है, हर साल ये होता है। 10 छोटे छोटे देशों ने मिलकर एक बहुत सक्सेसफुल ग्रुपिंग बनाई है, मतलब दुनिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुपिंग्स में आसियान को माना जाता है। इसके अलावा 21st इंडिया आसियान समिट विल अकर दिस वीक इन लाओस, और ये 2002 में शुरू हुआ था कंबोडिया में, और एनुअल समिट प्रोसेस एंटर्ड इनटू थर्ड डिकेड ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो सीधा सीधा इंडिया भी, क्योंकि जब इनसे डील करता है तो 10 देशों के साथ अपने ट्रेड को देखता है, अपने संबंधों को देखता है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव्स इन लाओस, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, आसियान इंडिया और ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विटनेस दिस द लाओशियन रामायण परफॉर्मेंस, मतलब लाओस में जो रामायण है, जिस जो कि बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे वो ही यहां पर रामायण को लेके गए थे, बट दो रामायण का जो डिपिक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द इंडिया, बट इसको बोला जाता है फ्रालक फ्रालम, ठीक है, वहां पर लोकल भाषा में। ओके, सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस रिस्टोर करता है इस पर्टिकुलर वाट फो सिंबल ऑफ इंडिया लाओस क्लोज ओरिजिनल टाइज, ठीक है, इस चीज को। ओके, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट रशिया फ्रॉम अक्टूबर 22 टू 23 टू अटेंड 16th ब्रिक समिट इन कजान। इसको लेकर काफी चर्चा थी, मतलब यूएस और बहुत सारे यूरोपियन देश जो हैं वो इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे कि इंडिया क्या कहेगा, किस तरीके से यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज होगी। बट एक जो पॉजिटिव चीज यहाँ पर निकल कर आई वो इंडिया और चाइना ने जो लद्दाख रीजन में डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी है, तो वो एक पॉजिटिव। और उसके पीछे कहा जा रहा है कि रशिया का भी हाथ है। रशिया ने कहीं ना कहीं, क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो बेहतर हो, क्योंकि चाइना भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, तो वो चाहता है कि इस जो कंफ्लिक्ट है इसका फायदा यूएस ना उठाए। तो ये एक अलग लेवल की कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स चल रही है। और स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, और 2006 में ये ब्रिक समिट कहा गया था, मतलब ये इट वाज काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन कि भाई अगर आप किसी ने पूछा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां करनी चाहिए 21st सेंचुरी में, तो ये कहा गया कि ब्रिक में किया जाए। ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड किया गया, बाद में जो है अब ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी किया गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप मतलब इसका शॉर्ट याद करने के लिए जो नए कंट्रीज हैं, आईसीयू, ठीक है, आईसीयू। सो आईसीयू भी हो सकता है, मैंने तुम्हें देखा
सो आई से हो गया आपका ईरान, एस से हो गया सऊदी अरेबिया, ई से इजिप्ट, ई से इथोपिया और यू से यूएई। ठीक है जी। ओके, ये आपका 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी है। नेक्स्ट आपका कॉप 16। देखो, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, सीबीडी। ठीक है, दोनों अलग हैं, कंफ्यूज मत करना कि एक तरफ हम कॉप 27 कॉप 28 की बात कर रहे हैं, एक तरफ कॉप 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो ये आपका कहां पर हुआ? काली कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया में जो है ये हुआ। इसके यहां पर चर्चा की गई, थीम था पीस विद नेचर और अडॉप्शन ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एट द कॉप 15 दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल जो मतलब मॉन्ट्रियल कनाडा में जगह है। मकसद ये है कि जैसे पेरिस क्लाइमेट डील को अपनाया गया था, वैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सारे देश मिलकर एक रेजोल्यूशन अपनाएं। सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स विद इन द फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस सारे पार्टीज को इसके साथ अलाइन करना है अपने आप को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें तीन मेन चीजें हैं: रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मीटिंग पीपल्स नीड थ्रू सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है जी, और टूल्स सॉल्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो और इसके ये तो हो गए ब्रॉड प्रिंसिपल्स, ये हो गए टारगेट्स। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर कोस्टल मेरीन आर कंजर्व। 2030 तक 30% बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, और एटलीस्ट 30% ऑफ द एरिया डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स आर अंडर रिस्टोरेशन, और हार्मफुल सब्सिडीज को रिड्यूस करना। तो ये कुछ टारगेट्स रखे गए हैं 2030 तक के। चलिए, नेक्स्ट आपका एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका समिट हुआ पाकिस्तान में। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के विदेश मंत्री ने जाकर जो इसको अटेंड किया, और यहां पर बातों बातों में उन्होंने कह लीजिए इशारा भी किया, ठीक है, जो इंडिया के कंसर्न्स हैं। कॉल्ड फॉर कॉम्बटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म फॉर अ क्लोजर कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि ट्रेड और इकोनॉमी को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो इन चीजों को कंट्रोल करना होगा। मतलब आप इन चीजों को बिना कंट्रोल किए जो है काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज नॉट ज्वाइंट दिस प्रोजेक्ट, बीआरआई प्रोजेक्ट को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सारे देशों को मिलकर जो है बीआरआई को बहुत तेजी से अपनाना चाहिए, बट इंडिया ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है जी, 10 देशों का समूह है ये, और 16 अदर एफिलिएटेड ऑब्जर्वर्स फॉर डायलॉग पार्टनर्स। इसको एससीओ को चाइना काफी ज्यादा कह लीजिए पुश कर रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसका सदस्य बने हैं। नेक्स्ट आपका एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है जी, और इसमें जो आपको ध्यान में रखना है वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, सो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030। मकसद क्या है कि हम इस तरीके का मतलब डिजास्टर्स में जो रिस्क होता है रिडक्शन वो हो, पहले से हमें पता हो साइक्लोन आ रहा है, सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो उससे मैन और मटेरियल का लॉस कम होगा। ठीक है, और दूसरा चीज है कि पहले से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे तैयार करें कि डिजास्टर का इंपैक्ट कम से कम। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश करेगा सब्सिडरी एट द गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जो है वो आपका गुजरात में जो है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी नाम से क्लियर है, फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, सो इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, और इंडिया इस पे काफी फोकस कर रहा है। देखो, इंडिया में ये चीज नहीं थी, सिंगापुर में ये चीज काफी देखने को मिलती है। सिंगापुर एक अपने आप में एक रीजनल फाइनेंशियल हब बना हुआ है, और जो कह लीजिए आपका यूएई भी बना, अबू धाबी भी बना, और इंडिया भी इस तरीके से एक फाइनेंशियल हब बनना चाहता है। सो ग्रांटेड रेगुलेटरी अप्रूवल बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी एंड इज नाउ ऑपरेशनल। ठीक है, इंडिया जो है रशिया का दूसरा सप्लायर हो गया है रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इंडिया रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को। ये एक डाटा से सामने आया, $60 मिलियन का हमने किया अप्रैल एंड मई में, और जुलाई में $95 मिलियन। तो हमारा जो है इट इज इंडिया इज एक्सटेंडेड ओनली बाय चाइना, तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हम रशिया को काफी दे रहे हैं।
बेसिकली जो मेनली मिलिट्री इक्विपमेंट्स में यूज होता है, वो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न नेशंस कहते हैं कि चाइना और इंडिया सपोर्ट कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली, बट यस वी आर एक्सपोर्टिंग दिस रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी टू रशिया। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रशिया से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करते थे, अब हम रशिया को टेक्नोलॉजी दो एट अ वेरी स्मॉल लेवल दे रहे हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। India becomes affiliate member of International Medical Device Regulators Forum. So affiliate member बना है, establish हुआ था 2011 में, ग्रुप ऑफ मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स। मकसद है अडॉप्शन ऑफ मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन। सिंपल अगेन, कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस यूज होते हैं उनमें एक स्टैंडर्डाइजेशन हो अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग कंपनीज जो मेडिकल डिवाइसेस को बना रही हैं, वो जो है मेडिकल डिवाइसेस स्टैंडर्डाइजेशन हो ताकि अलग अलग देश उसको यूज कर सके। इंडिया भी उसका मेंबर बन गया। कोविड के बाद इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस किया है ये मेडिकल डिवाइसेस पर। हम मेडिकल डिवाइसेस मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस हुआ है कि अब मेडिकल डिवाइसेस को हम भारत में ही बनाएं। ओके, तो इसमें जो मेंबर्स हैं ये आप देख सकते हैं। इंडिया रिजेक्ट्स यूएससीआईआरएफ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। तो यहां पर इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है क्योंकि इन्होंने कहा है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम डिस्क्राइब जो इंडिया को जो है मतलब उन्होंने इंडिया ने कहा है कि एक बाइस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो वो इंडिया ना अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहने लग गए हैं कि ये रिपोर्ट्स ना यूएस ने और बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस ने इसलिए जारी करता है कि एक काइंड ऑफ प्रेशर, अनसेड प्रेशर क्रिएट किया जा सके दूसरे देश पर। ठीक है, और हमारे एजेंडा के अकॉर्डिंग वो काम करें। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब उनका ये कहना है कि जी नहीं, हम तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से इसमें काम करते हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, आपको क्योंकि आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको बुरा लग रहा है। ये दोनों व्यू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसका। सो यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्रिटिसाइज इंडिया फॉर अलेज्ड वायलेशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम। अब उनका ये कहना है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है या उसका वायलेशन होता है। ठीक है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है इंडिया को कहा गया है। ओल्डेस्ट, अच्छा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्दर यूएस के राष्ट्रपति को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि वहां के विदेश मंत्री होते हैं, कांग्रेस वहां का जो पार्लियामेंट है, उनको रिकमेंडेशंस देता है। ठीक है, अलग अलग देशों को लेकर। ओल्डेस्ट आईलाइनर डिस्कवर्ड इन तुर्किश एंशिएंट प्री हिस्टोरिक सिटी। ठीक है जी, मेरे को ये न्यूज पढ़ के बहुत मतलब हंसी आई। तो समझ रहे हो, सजने संवरने का ये अभी लेटेस्ट नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, 8000 साल पुराना आईलाइनर मिल गया है। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि जी नहीं ये रीसेंट ट्रेंड आया है, ऐसा नहीं है। सो विच इज अ काइंड ऑफ आईलाइनर स्टिल पॉपुलर अमंग द पीपल वाज फाउंड इन द वेस्टर्न तुर्की। ठीक है, ओके। सो मॉर्निंग न्यूज, नेपाल टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश वाया इंडियाज पावर ग्रिड। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरे देश में ट्रांजिट से जो है बिजली देगा एक देश दूसरे देश को, भारत से होके जाएगा। ठीक है, सो नेपाल और बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है, तो बीच में इंडिया है, तो इंडिया ने इसको अलाउ किया है। तो एक तरीके से ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट है, तीन देशों का एग्रीमेंट है। ठीक है, सो अलाउइंग नेपाल टू सेल 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश यूजिंग द लैंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। So first time Nepal's hydroelectric power is being exported to a third country. नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है सेट एम्बिशियस गोल फॉर द फ्यूचर, जिसमें 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सपोर्ट करेगा भारत को, 5,000 मेगावाट एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा कह लीजिए अर्निंग का सोर्स है। हमास चीफ याया सिनवार किल्ड इन गाजा स्ट्राइक, इजराइल ने कंफर्म किया। सो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोल्जर्स को प्रेज किया और कहा, सो हमास हैज नॉट येट कंफर्म्ड हिज डेथ, सिनवार वाज वन ऑफ द मास्टरमाइंड बिहाइंड द लास्ट ईयर अक्टूबर 7 अटैक, और वाइडली नोन एज अबू इब्राहिम अपॉइंटेड हेड ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो। हमास जो कि गाजा पट्टी में एक्टिव है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। तो ये जो है यहां पर weeks before Israel also killed Hezbollah chief Hassan Nasrallah. Next आपका Lebanon's Hezbollah elected its deputy secretary general Naim Qasim to succeed slain head Hassan Nasrallah। ठीक है, तो जो है अब उसको सक्सीड करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने डिफाइन किया है साउथ कोरिया को एज द हॉस्टाइल स्टेट इन द रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि ये हॉस्टाइल स्टेट है, मतलब एक ओपनली किसी देश को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हॉस्टाइल स्टेट कहना, ये बड़ी बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 days आफ्टर इट ब्लू अप द फ्रंट लाइन रोड, और जो दोनों देशों के बीच में
कह लीजिए रोड था कनेक्टिंग, उसको भी तोड़ दिया। मतलब तो ये एक तरीके से बड़ा हार्ड स्टैंड लिया है नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया पहले से भी हार्ड स्टैंड लेता रहा है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए न्यूज है। Rediscovery of giant salmon carp in Mekong River. So huge fish in the Mekong River thought to be extinct has been spotted 3 times. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिश है, मतलब सैल्मन फिश और सैल्मन कार्प भी कहा जाता है। ये जो है कह लीजिए मीकोंग रिवर की खास बात ये है कि इसको डेन्यूब ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। क्यों डेन्यूब? जैसे डेन्यूब रिवर है यूरोप में जो कि बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, वैसे ही मीकोंग रिवर जो है 6 देशों से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे चाइना, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, इन देशों से होकर गुजरती है। और देशों की जो कैपिटल सिटीज हैं वो इस कह लीजिए नदी के किनारे पर बनी हुई हैं, बसी हुई हैं। और यहां पर बहुत फेमस आपका मीकोंग डेल्टा भी है, जो कि बहुत अच्छा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है, क्योंकि पानी है, अच्छी खासी बारिश है, तो यहां पर बहुत अच्छा राइस कल्टीवेशन, पेडी कल्टीवेशन होता है। भारत के बाद ब्राजील ने चीन को दिया बड़ा बड़ा झटका, ठीक है जी। सो ब्राजील ने कहा है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हम नहीं अपनाएंगे। अब ये स्टेप क्यों लिया गया है ब्राजील के द्वारा? ब्राजील तो कहीं ना कहीं जब नए राष्ट्रपति बने लुला डी सिल्वा, तो ये बनने के बाद चाइना गए, ठीक है। तो बट ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इनका मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है, अगर आप गूगल करेंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों किया, तो इसका पीछे रीजन ये आ रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ठीक है, नए राष्ट्रपति, और अगर वो आते हैं तो वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के खिलाफ जो है काफी काम करेंगे, और जो देश उसके सपोर्ट में है तो उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो लोन्स को लेकर जो चाइना की ओवरऑल इमेज है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की, वो भी कुछ लोगों को वहां पर सता रही है। तो एक ब्रॉड रीजन है, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ ऑफिशियल नहीं बताया है, ये अलग अलग न्यूज़पेपर से आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी कि रीजन है इसके पीछे। ओके, चलो नेक्स्ट आपका वर्ल्ड व्हाट इज सॉल्ट टाइफून। चाइनीज लिंक्ड हैकर्स जो हैं वो सॉल्ट टाइफून, मतलब यूएस ने बताया, यूएस के कह लीजिए एजेंसीज ने बताया कि चाइनीज बेस्ड हैकर्स जो हैं वो सॉल्ट टाइफून, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया सॉल्ट टाइफून, जिसमें वो मेजर यूएस टेलीकॉम को टारगेट कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और ये एक नेम है माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने दिया है चाइनीज ग्रुप को। अब ये जो सॉल्ट टाइफून नाम क्यों दिया गया है? एक्चुअली जी यूएस के जो कह लीजिए ग्रुप्स एजेंसीज हैं वो नाम जो है ना उस देश के अकॉर्डिंग देती हैं। जैसे कि टाइफून फॉर हैकर्स बेस्ड इन चाइना, अगर ईरान से होगा तो वहां सैंडस्टॉर्म, क्योंकि मतलब लाइक चाइना किसके लिए फेमस है? चाइना में बहुत सारे टाइफून्स आते हैं, ईरान में सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है जी। रशिया से क्या आता है? रशिया में ब्लिजर्ड चलता है, साइबेरिया वाले रीजन में कोल्ड विंड्स चलती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जो भी ऑपरेशन रशिया से होगा उसमें ब्लिजर्ड नाम होगा, ईरान से ऑपरेशन होगा उसमें सैंडस्टॉर्म नाम होगा, तो इस तरीके से वो नाम रखते हैं। नेपाल ऑब्जर्व्स फूलपति सेरेमनी मार्किंग 7th डे ऑफ दाशियान फेस्टिवल, ठीक है जी। सो मार्किंग द 7th डे ऑफ ऑनगोइंग 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल इन नेपाल, और इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन नेपाल। इसमें जो है लोग ऑफर सेक्रीफाइसेस इन टेंपल्स, ब्रिंग असॉर्टेड बाय लीव्स एंड फ्लावर्स इनसाइड देयर होम्स। तो एक काफी बड़ा फेस्टिवल है, काफी दिन चलता है नेपाल में। चलिए आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक न्यूज की बात कर लेते हैं। सो पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी inaugurates MEACE, Asia's largest and world's highest imaging Cherenkov Observatory at Hanle। ठीक है, तो यहां पर जो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकॉव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, बेसिकली टेलीस्कोप का नाम है ये। अब लद्दाख में जाकर ही क्यों किया गया है? क्योंकि ये कहा जाता है कि वहां पर आपको बहुत क्लियर स्काई दिखता है, और आप जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। So located at an altitude of this, it is also the highest of one its kind in the world. The telescope is indigenously built by BARC, Bhabha Atomic Research Center, with support from Electronics Corporation of India Limited and other India industry partners. ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज ल्यूपेक्स मिशन? ठीक है, ल्यूपेक्स मिशन क्या है? इंडिया का नेशनल स्पेस कमीशन हैज अप्रूव्ड द ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। सो जॉइंट मिशन है बिटवीन इसरो एंड जाक्सा
विल लैंड एट द एग्जैक्ट ल्यूनर साउथ पोल। ठीक है जी, ये ल्यूनर साउथ पोल पर लैंड करेगा। वहां पर आपको डार्कनेस देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेटिंग द मून फॉर वाटर एंड अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी कहां है। अब ये कहा जा रहा है कि द क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन ल्यूनर सरफेस एंड बिलो ग्राउंड, और जो है ये 100 डेज तक रहेगा वहां पर ऑन द ल्यूनर सरफेस एंड शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन 2025। तो इसरो और जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी के बीच में ये एक मिशन है। लॉन्च व्हीकल फॉर द मिशन विल बी जापानीज रॉकेट, लैंडर सिस्टम विल बी डेवलप्ड बाय इसरो। वाइल जो रोवर होगा, लैंडर देखो दो तीन चीजें हैं, लैंडर जो लैंड किया, रोवर जो वो कह लीजिए रॉबोट निकल रहा है जो जिसमें व्हील्स लगे हैं जो मूव करेगा, ठीक है, तो दैट इज रोवर। वो कौन बनाएगा? जाक्सा बनाएगा। द ल्यूपेक्स रोवर विच कुड वे अ सिग्निफिकेंट 350 केजी, 350 केजी का वो रोवर होगा। ओके, सो इट विल बी मच लार्जर देन द चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर। ठीक है, जो चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर था वो सिर्फ 26 केजी का था, ये 350 केजी का होने जा रहा है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना बड़ा वो साइज होगा उसका। ओके, नेक्स्ट आपका यूएसए नासा यूरोपा क्लिपर मिशन। So successfully launched the Europa Clipper spacecraft from Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida। मैंने आज के सेशन में क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, फ्लोरिडा में क्या है, मैंने बताया भी था, सी से शुरू होता है, केप कैनरेवल। ठीक है, केप कैनरेवल। सो ऑन अ स्पेस एक्स फैल्कन हैवी रॉकेट। अब ये क्या करेगा? असेस करेगा जुपिटर के मून यूरोपा। ठीक है, यूरोपा, लो, गैनीमीड, कैलिस्टा, ये क्या है? जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, उसके सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, या कह लीजिए उसके मून्स हैं। ठीक है, उपग्रह हैं। कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ, द क्या वहां पर कंडीशन सुटेबल हैं? और द फोकस इज ऑन अ वास्ट सब सरफेस ओशियन बिलीव टू एग्जिस्ट। ठीक है, उसके आईसी शेल के नीचे कहा जाता है कि बड़ा ओशन है, वाटर का सोर्स है, तो ऑब्वियसली देयर कैन बी द पोटेंशियल यू कैन से लाइफ इन द फ्यूचर। ठीक है, सो द लॉन्च शेड्यूल्ड लास्ट वीक वाज पोस्टपोन ड्यू टू हरिकेन मिल्टन। ठीक है, हरिकेन मिल्टन की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। सो यूरोपा क्लिपर नासास लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, और ये इसके कुछ फीचर्स हैं। और मिशन जो है कंक्लूड होगा 2034 में विद अ प्लान्ड क्रैश इनटू गैनीमीड। गैनीमीड अगेन इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ठीक है, और वहां पर ये क्रैश करेगा। ठीक है, लार्जेस्ट मून है यूरोपा, वन ऑफ द जुपिटर्स 95 known moons, और डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो इन 1610। इट इज वन ऑफ द 4 गैलीलियन मून्स, गैनीमीड, लो, कैलिस्टो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, 1970s में नासा का वॉयजेस कैप्चर्ड द फर्स्ट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ यूरोपा, बट बहुत दूर से था, बहुत क्लियर इमेजेस नहीं थी, बट हाँ उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी ये। और नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इंडक्टेड मल्टीपल फ्लाईबाइज ऑफ द मून। मूनलाइट प्रोग्राम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है जी, एट द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस अपना मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज LCNS प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर ओवर 400 मून मिशंस, जो कि स्पेस एजेंसीज के द्वारा प्लान है अगले कुछ सालों में। ठीक है, अगले 20 सालों में। और ये बेसिकली क्या करेगा? इट इज लाइक अ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो भी मून मिशन होगा उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और मेनली द कम्युनिकेशन एंड द नेविगेशन सर्विसेज। कॉन्स्टलेशन ऑफ अबाउट 5 ल्यूनर सैटेलाइट्स, जो कि एक्यूरेट ऑटोनमस लैंडिंग में हेल्प करेंगे। इट इज लाइक कि बहुत सारे देश कह रहे हैं कि हमें मून पे लैंडिंग करनी है, तो एक एजेंसी आके एक प्रोग्राम लॉन्च करती है, मून लाइट प्रोग्राम, कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कोचिंग है, हम आपको कह रहे हैं कि जी हम आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए, कुछ वैसा आप समझ सकते हैं इसको। ओके, सो इनेबल डाटा ट्रांसफर ओवर 4 लाख किलोमीटर बिटवीन अर्थ एंड द मून, और ये इसके बारे में जानकारी है। मोटा मोटा देखिए, द आइडिया इज कि जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है बिटवीन ESA एंड इंडस्ट्री कंसोर्शियम लेड बाय स्पेस सिस्टम डेवलपर टेलीस्पेजियो, सपोर्ट फ्रॉम द यूके एंड इटालियन स्पेस एजेंसीज। तो कई सारी एजेंसीज मिलकर जो है ये काम करने जा रही है। ओके, नेक्स्ट आपका स्पेसएक्स लॉन्चेस जायंट स्टारशिप बूस्टर। ठीक है जी, स्पेसएक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, 5th स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट रिटर्न द रॉकेट्स
towering first stage booster back to its Texas launchpad। देखो ये ना कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से ये कोशिश चल रही है कि जो हम लॉन्च करें रॉकेट, वो वापस कैसे लाया जाए, रीयूजेबल रॉकेट्स। द आइडिया इज के जो स्पेस जंक है, स्पेस जंक मतलब जो स्पेस में बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, उसको कम कैसे किया जाए, और ऑब्वियसली इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी लॉन्ग टर्म में। कंपनीज पुश टू बिल्ड अ रीयूजेबल मून एंड मार्स व्हीकल। ठीक है, दैट वाज द आइडिया। साइंटिस्ट डिस्कवर कार्बन डाइऑक्साइड ऑन शारोन, प्लूटोस मिस्टीरियस मून। प्लूटो जिसको आज के समय पर हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। ठीक है जी, प्लूटो इज लाइक कि भाई साहब ये कौन लोग हैं जो प्लेनेट पे धरती पर बैठ के हमें प्लेनेट ही मना कर दिया। एनीवेज, तो 2006 में जो है ये डिसाइड किया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा कि प्लूटो अब प्लेनेट नहीं है। उसके कुछ कारण दिए गए कि ये अपने सराउंडिंग में, ठीक है, एक बड़ा सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, तो इसका एक कह लीजिए मून है, ठीक है, या इसका एक उपग्रह है, दैट इज शरॉन। उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन प्लूटोस लार्जेस्ट मून शरॉन। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो है ये डाटा कैप्चर किया है। सो ये डिस्कवर किया गया था 1978 में। लार्जेस्ट मून रिलेटिव इन साइज टू द प्लैनेट इट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो मतलब उसके साइज में बड़ा है। जनरली क्या होता है कि जो उपग्रह होता है वो काफी छोटा होता है प्लैनेट के साइज में, यहां पर ये नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका शक्ति सैट पीस एंड पावर वन ऑफ काइंड मिशन बाय किड्स एम टुवर्ड्स अ ल्यूनर ऑर्बिट। सो एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया है अपना ग्लोबल इनिशिएटिव शक्ति सैट, और जिसमें कहा गया है कि एम्पावर किया जाएगा 12,000 लड़कियों को फ्रॉम 108 कंट्रीज थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मकसद क्या है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट का भी एक प्रोग्राम है स्टेम, स्टेम बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोबल मूवमेंट है जिसमें बच्चों को इन फील्ड्स में ज्यादा इंकरेज करना। फर्स्ट मूवमेंट ऑन मून टू वियर प्राडा स्पेस सूट फॉर नासा 2026 मिशन। ठीक है, वो कहते हैं ना, जान जाए पर फैशन नहीं जाना चाहिए। चलिए, ठीक है, तो ये कहा गया है कि पहली जो महिला है मून पे जो पहुंच रही है टू वियर प्राडा डिजाइन स्पेस सूट फॉर नासा 2026 मिशन। जी नहीं, मतलब सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया होगा डेफिनेटली। सो कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इटालियन फैशन हाउस प्राडा और नोन एज द एक्सियम एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट। ठीक है जी, तो ये जो है पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पहला स्पेस सूट बनाया गया है स्पेसिफिकली वुमेन एस्ट्रोनॉट के लिए। So NASA aims to land first female astronaut and first astronaut of the color on lunar surface। ये astronaut of color, ये इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो जब ये वर्ड यूज होता है ऑफ कलर, मतलब वो बात कर रहे हैं जो व्हाइट रेस के नहीं है। ठीक है, गोरी चमड़ी नस्ल के नहीं है, बाकी लोगों को ऑफ कलर ये शब्द यूज किया जाता है। Zydus receives WHO note for typhoid vaccine, so that is Zyvac TCV, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा फॉर इट्स टाइफॉइड V5 कॉन्जुगेट वैक्सीन, मेकिंग इट एलिजिबल फॉर यूएन प्रोक्योरमेंट। ठीक है, और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, मैन्युफैक्चर्ड एट जायडस बायोडाइवर्सिटी बायोटेक पार्क इन अहमदाबाद, और 6 मंथ टू 65 ईयर ओल्ड तक जो है ये प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड की वैक्सीन है। सीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड बाय मैनकाइंड फार्मा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को दूसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैनकाइंड फार्मा काफी बड़ी कंपनी है, वो एक्वायर करने जा रहा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल इसमें आता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट है 2002, जिसमें ये कहा गया है कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, दैट इज द आइडिया। और किसी को भी अगर लगता है कि फेयर कंपटीशन नहीं है तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस 13,000 करोड़ से ऊपर की जो डील है इसको ओके कर दिया है। ठीक है, WHO अप्रूव्स बेवरियन नॉर्डिक एमपॉक्स वैक्सीन। ठीक है, एमपॉक्स जिसको पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, अब इसको एमपॉक्स कहा जाता है। और एडोलेसेंट्स, जो एडोलेसेंट्स हैं, किशोरावस्था में हैं, उनके लिए जो वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया गया है। सो द जाइनियोस वैक्सीन फॉर एडोलेसेंट एज 12 to 17 ईयर्स। ये आपका स्प्रेड हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, बाकी देशों में ये स्प्रेड हुआ। एमपॉक्स के बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं।
छूने से बहुत जल्दी ये जो है फैलता है। यूनिक ड्रग डिलीवरी मेथड टू इंप्रूव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस, ये भी इंटरेस्टिंग है। ब्रेन, देखो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, टीबी जो हम कहते हैं, वो सिर्फ खांसने से नहीं होता, बहुत जगह जो है ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ब्रेन का जो ट्यूबरक्लोसिस है, साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, ठीक है, पंजाब में, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा है कि टाइनी पार्टिकल्स को यूज किया जाएगा ऑफ नेचुरल मटेरियल कॉल्ड चितोसन, ठीक है, चीते की तरह है, सीधा दिमाग पे जाएगा मतलब याद करने के लिए, और टू डिलीवर टीबी वैक्सीन वैक्सीन डायरेक्टली थ्रू द नोज। और ये इसमें जो चैलेंज रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर का, वो नहीं रहेगा, सीधा ये जहां पर टारगेटेड एरिया है वहां पर पहुंचेगा। एक नया तरीका है टू इंप्रूव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। WHO अप्रूव्स एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इमरजेंसी यूज, तो इसको भी अप्रूव किया गया है, कॉल्ड द एलिनिटी एमपॉक्स MPXV assay manufactured abort molecular ink detection of mpox virus from swab taken from the human lesions मतलब जहां पर वो कहना ना फुंसी फोड़े, मतलब वो चीजें हुई हैं, वहां से वो चीज लिया जाएगा, ठीक है। यहां पर जब एमपॉक्स होता है तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और अफ्रीका, द डिजीज हैज बीन ऑफिशियली डिटेक्टेड इन 16 कंट्रीज। नेक्स्ट आपका केरला, मैन इन्फेक्टेड विद रेयर बैक्टीरियल डिजीज, व्हाट इज म्यूरिन टाइफस। तो ये जो है 75 वर्ष के एक बुजुर्ग हैं केरल से, म्यूरिन टाइफस आफ्टर ट्रेवलिंग टू वियतनाम एंड कंबोडिया, caused by the bacteria Rickettsia typhia or spread through contact with infected fleas, खासकर लाइक infected animals such as rats और cats के थ्रू ये जो है फर्दर फैलता है। और इसमें अगेन बहुत ज्यादा सर्दी, बुखार, ठीक है, बॉडी एक, शरीर में दर्द, मसल पेन, ये सारी चीजें होती हैं, और ये 3 से 14 दिन के बाद जो है अपना इंपैक्ट दिखाना शुरू करता है। हनुमान एआई, ठीक है, नाम से देख लीजिए, हनुमान एआई लॉन्चेस एवरेस्ट 1.0 मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल एआई मॉडल। ये इंडिया का पहला मल्टीलिंगुअल, मतलब कई सारी भाषाओं में होगा, मल्टी मॉडल फाउंडेशन LLM। और एट द एनवीडिया एआई समिट हेल्ड एट जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई, एनवीडिया के जो हेड हैं वो भारत आए हुए थे, और मुकेश अंबानी, उनके बीच में जो एक इंटरव्यू था वो भी काफी वायरल हुआ था। और 35 लैंग्वेजेस में it can handle tasks like text, image, code, voice generation, plans to extend to 90 languages। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है फ्यूचर में। ओके, आगे चलते हैं, इंडेसेस की बात कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ डिक्लाइंड ग्लोबली फॉर द 7th ईयर इन अ रो। ये एक रिपोर्ट आई है WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ ग्लोबली कम हुआ है 7वें साल लगातार। इट डिक्लाइंड इन 57% ऑफ द कंट्रीज सर्वेड। प्रोग्रेस जो है इमर्ज हुई है इन फाइट इमर्जेस इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन, और इंडिया का रैंक भी पीछे गया। इंडिया का ओवरऑल जो स्कोर है वो इंप्रूव हुआ है, पर रैंक जो है वो पीछे हुआ है। ओवरऑल रूल ऑफ लॉ स्कोर इंक्रीज बाय लेस देन 1% दिस ईयर, और सो पब्लिश एनुअली सिंस 2009। अगर आप टॉप रैंक कंट्री देखेंगे, डेनमार्क है, फॉलोड बाय नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, जो यूरोप के कंट्रीज हैं। लोअर स्कोर में वेनेजुएला, फॉलोड बाय कंबोडिया, अफगानिस्तान, हाइती, म्यांमार। ये वो सारे देश हैं जिनको जो यूएस के काइंड ऑफ एंटी हैं या यूएस को नहीं मानते हैं, ठीक है, मतलब यूएस के एजेंडा के अकॉर्डिंग नहीं काम करते हैं। इट रैंक्स 79th आउट ऑफ, इंडिया का रैंक जो है 79 है, और इंडिया रैंक्स 3rd आउट ऑफ 6 कंट्री इन साउथ एशिया। तो ये रैंक दिया गया है, इसको लेकर भी अगेन चर्चा रहती है कि ये कितना बायस्ड है, ठीक है, और कितना नहीं है। इंडिया, सो वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस, इंडिया रैंक्स 167 आउट ऑफ 180 इन नेचर कंजर्वेशन, जॉइंस वर्ल्ड्स वर्स्ट 5 इन 2024 इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं 180 देशों में इंडिया का रैंक 176। सो ये रिलीज किया गया है गोल्डमैन सॉनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और इंडिया का रैंक आप देख सकते हैं वन ऑफ द वर्स्ट 5 परफॉर्मर्स, ठीक है। तो इसमें 4 चीजें हैं, लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, फ्यूचर ट्रेंड्स। और पैसिफिक आइलैंड ऑफ किरिबाती रैंक्ड एट द बॉटम। यूरोपियन कंट्री ऑफ लग्जमबर्ग जो है वो टॉप पर है, और
डाटा फॉर द इंडेक्स हैज बीन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड IUCN। तो यहां से ये डाटा लिया गया है और इंडिया 25 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के पे जो है, मतलब 4 ये पिलर्स हैं, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इसके बेसिस पर ये रैंक निकाला गया है। ठीक है जी। सो यहां पर आप देख सकते हैं ये कंट्रीज का रैंक है, ये बॉटम कंट्रीज का रैंक है, ये 176 भारत का। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी एंड कन्फ्लिक्ट, इसको लेकर एक डाटा आया है, थीम है पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट, जॉइंटली पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, 2010 में लॉन्च किया गया था। देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड है, बहुत सारी चीजों को लेता है, इसको भारत ने भी अपनाया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को। इसमें 2 चीजें हमने और ऐड की हैं अपनी तरफ से, ठीक है। सो हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखो इसमें ना सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन में देखो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अटेंडेंस, चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड में वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग, एसेट्स, ये सारी चीजें जो हैं ली गई हैं। और इसमें कहा गया है कि जो लोग रह रहे हैं पूरी दुनिया में, लाइक 1.1 बिलियन, हाँ 110 करोड़ लोग, ठीक है, दुनिया भर में 110 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर है, मतलब 800 करोड़ में से 110 करोड़, लगभग आप कह सकते हैं 13% पॉपुलेशन जो है ये बनता है। इसमें लगभग जो है 45 करोड़ लोग कॉन्फ्लिक्ट रीजन में हैं, और ओवर हाफ ऑफ दोज इन पॉवर्टी आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, ये भी एक बड़ा नंबर है। और इसके अलावा कंट्रीज एक्सपीरियंस इन कन्फ्लिक्ट शो सिग्निफिकेंटली हायर डिप्रिवेशन, ऑब्वियसली जहां पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर ज्यादा ये नंबर देखने को मिलता है। और इसके अलावा 83.2% ऑफ वर्ल्ड्स 1.1 मल्टी डायमेंशनली पुअर, वो आपको या तो सब सहारन अफ्रीका कंट्रीज में मिलते हैं या साउथ एशिया वाला रीजन जो हमारा वाला रीजन है। इंडिया में जो है इस पूरे नंबर में 110 करोड़ में सबसे ज्यादा भारत में है, दैट इज 23 करोड़ लोग मोटा मोटा, ठीक है, 23 करोड़ लोग मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पुअर 20% जो है, मतलब जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है इस डाटा के अकॉर्डिंग वो भारत में रह रहे हैं। पाकिस्तान, ठीक है, देन इथोपिया, नाइजीरिया। और नीति आयोग ने भी इस इंडेक्स को अपनाया है, पर इसमें हमने 2 चीजें और ऐड की हैं, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट्स को, ठीक है जी। हांगकांग ने रीगेन किया है टाइटल को वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। सो ये आपका कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने ये कह लीजिए कंपाइल किया है। हांगकांग जो है नंबर 1 कंट्री है आउट ऑफ 165 जुरिस्डिक्शंस। इंडिया का रैंक 84th, लास्ट ईयर 87 था। और इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, बेसिकली वो ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को कितनी चॉइसेस हैं, इकोनॉमिक चॉइसेस हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ओवरऑल इकोनॉमिक जो है परफॉर्मेंस कैसी है। हांगकांग, सिंगापुर सेकंड पे है, स्विट्जरलैंड जो है यहां पर थर्ड पे है। इंडिया रैंक्स सीरियस इन द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो 105th रैंक है, प्लेस्ड इट अंडर द सीरियस कैटेगरी अक्रॉस द 127 कंट्रीज। इंडिया इज अमंग 42 कंट्रीज जो कि सीरियस कैटेगरी में फॉल करती हैं अलोंग साइड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसमें बाकी जो नेबर्स हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उनका कंपैरेटिवली शोइंग बेटर इंडेक्स, मतलब बेटर स्कोर है उनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और वो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। सो हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर, तो ये इस बार का थीम है, कैसे जो है महिलाओं पे या जेंडर जस्टिस अगर हम देंगे तो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो हंगर को भी कैटर करता है। चलिए, तो इसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग होता है हाइट का कम रह जाना, वेस्टिंग होता है जब बच्चे का वेट अकॉर्डिंगली नहीं है, ठीक है जी। सो डब्ल्यू से वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेट, ऐसे याद आप रख सकते हैं। स्टंटिंग, स्टंट होता है छोटा करना बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर भारत में हमारे दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बच्चों की हाइट जो उनकी एज के अकॉर्डिंग एक रेंज होता है उसमें नहीं है, उससे कम है, और वेट भी कम है, तो इससे क्या होगा, सिंपली कहें तो माल नरिश्ड है, ठीक है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है। ये डाटा जो है यहां पर दिया गया। ओके, 2006 में इसको क्रिएट किया गया था बाय द यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और जर्मनी बेस्ड इंस्टीट्यूट। इंडिया जो है टॉप करता है लिस्ट ऑफ ओरल कैंसर केसेस कॉज्ड बाय द स्मोकलेस टोबैको एरेकानेट इन साउथ एशिया, ठीक है जी। स्मोकलेस मतलब जो एक तो हो गया कि सिगरेट पीना, एक हो गया जो बाकी तरीके से, ठीक है, जो कह लीजिए ओरल कैंसर टोबैको को च्यू करके होता है। सो केसेस कॉज्ड बाय द स्मोकलेस
tobacco chewed, sucked or sniffed, and areca nut, also called betel nut in South Asia. So it accounts for over 30% of overall oral cancer cases. ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, और इंडिया जो है इस लिस्ट में टॉप करता है। शिलोंग जो है टॉप कर रहा है ट्रेवल डेस्टिनेशन में फॉर इंडियन ट्रेवलर्स in 2025. So Meghalaya की कैपिटल शिलोंग, Azerbaijan's historic capital city Baku as the most popular destination for Indian travelers in 2025. ये बताया है ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट ने बाय ग्लोबल ट्रेवल ऐप स्काई स्कैनर में। इसमें जो शिलोंग है इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सीधा सीधा आपका पूछा जा सकता है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ नंबर डिक्लाइंड 73% सिंस 1970। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में जो है 73% डिक्लाइन देखा गया है। एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 1970 से 2020 50 सालों में 73% डिक्लाइन। ये इस न्यूज के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा थी, लगभग सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, और ये बाइनियल कंपाइलेशन है, हर 2 साल में एक बार आती है। और 2022 में कहा गया था कि ये जो डिक्लाइन था 69% था, ये 73%, मतलब डिक्लाइन लगातार होता जा रहा है। सो शार्पेस्ट डिक्लाइन देखा गया है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, क्योंकि हम एज ह्यूमन बींग्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के आसपास ज्यादा रहते हैं, वहां ज्यादा डिक्लाइन है। और मेरीन इकोसिस्टम में भी डिक्लाइन है, पर उतना नहीं है कंपैरेटिवली। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका काजीरंगा, इंडिया सेकंड बटरफ्लाई विद 446 स्पीशीज। ठीक है, तो यहां पर मोर देन 446 बटरफ्लाई स्पीशीज हैं रिपोर्टेड फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी फेमस इन असम। वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस माना जाता है। सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री नेक्स्ट टू नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नामदफा नेशनल अरुणाचल कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये नेशनल पार्क है आपका 1974 में बना था, कोलाघाट और नागौन डिस्ट्रिक्ट में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये आपका नामदफा के बारे में। सो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बाउंड्री विद कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आपका उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस लेपर्ड सेंसस अमिड पॉपुलेशन डिक्लाइन कंसर्न्स। तो ये किया गया, और फर्स्ट एवर स्टेट स्पॉन्सर्ड लेपर्ड सेंसस इन ओडिशा फाइंड्स 696 leopards, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैड कंडक्टेड द लास्ट लेपर्ड सेंसस इन 2022, जिसमें 568 leopards थे, अब बढ़ गए हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। 22% बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा लेपर्ड्स कहां पर है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेलानिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं आपको। ठीक है, मेलानिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बहुत फेमस है ये। मेलानिस्टिक टाइगर्स क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। आज का ये चौथा क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो मैंने सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, सतकोशिया लैंडस्केप सेकंड हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन इन द स्टेट एट 150। ओके, द मोस्ट डेंजरस वर्ल्ड जो बर्ड है वो ना तो एमू है ना ऑस्ट्रिच है, ये इट्स कैसोवेरी। ठीक है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाले जो रीजन है उसमें मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, नदर्न आइलैंड्स। और अब जो है इसका नंबर कम होता जा रहा है, और अब 5000 से कम बर्ड्स बचे हैं ऑस्ट्रेलिया में, डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इट कुड बी डेंजरस, और ये वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट के लिए, एज द बर्ड डिस्पर्सेस सीड्स, तो इस वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका नंबर लगातार कम होता जा रहा है। इसको फ्लाइटलेस बर्ड भी कहा जाता है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बर्ड, बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल लेग्स, शार्प क्लॉज, और मतलब जो है काफी खतरनाक है, एबिलिटी टू डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग किक। कोरल ट्राइंगल एट रिस्क, फॉसिल फ्यूल थ्रेट्स एंड इंपैक्ट्स। कोरल रीफ्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपको समुद्री इलाके में मिलता है। 1% है कोरल रीफ्स समुद्री इलाके का, पर 25% मेरीन स्पीशीज इस कोरल एरियाज में देखने को मिलती हैं। अब ये कोरल ट्राइंगल कहां पर है? ये है आपका अमेजन ऑफ द सीज, इसको कहा जाता है। अमेजन जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, इस कोरल ट्रायंगल को अमेजन ऑफ द सीज कहा जाता है। ह्यूज मेरीन एरिया स्पैनिंग ओवर अराउंड 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स।
ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर वाला जो रीजन है, और इसमें लगातार कोरल्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अगेन, सो रीजन इज होम टू 76% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल स्पीशीज, सपोर्ट मोर देन 120 मिलियन पीपल, 12 करोड़ लोग इस कोरल के रिसोर्सेस पर निर्भर करते हैं, ठीक है जी। और 2020 के बाद 793 ऑयल स्लिक्स यहां पर आपको देखने को मिले हैं, मेनली ड्यू टू शिप्स। 90 मतलब बेसिकली ऑयल, जिसको हम कहते हैं ऑयल स्पिल हो रहा है। तो ऑयल स्पिल, अब देखो कोरल रीफ्स का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसको क्लियर वाटर चाहिए, मतलब इतना क्लियर वाटर चाहिए कि जैसे कि अंडमान निकोबार लोग घूमने जाते हैं वहां पर कोरल्स देखने के लिए, या लक्षद्वीप में भी, तो आप सर्टेन डेप्थ पे है, मान लो 30-40 मीटर के डेप्थ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा ऊपर से, इतना क्लियर वाटर होता है ये, ठीक है। सेडिमेंट फ्री वाटर, ऑयल स्पिल्स नहीं होने चाहिए, जहां ऑयल स्पिल्स होंगे वहां पर ये कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो the total area affected by this oil slick is 24,000 किलोमीटर, almost enough to cover the land of Solomon Islands, ठीक है, इतना बड़ा जो है यहां पर 2020 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रैंक्स टॉप सेंट्रल बैंकर बाय द यूएस मैगजीन। सो यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने दूसरा साल लगातार जो है इनको एक तरीके से बेस्ट बैंकर का अवार्ड दिया है, टॉप सेंट्रल बैंकर। और क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स को भी अचीव किया, करेंसी स्टेबिलिटी भी किया, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट भी किया। ये सारी चीजें, जब एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एक तरफ इसराइल हमास वॉर चल रहा है, इंस्टेबिलिटी है, उसके बावजूद जो है आपने इस चीज को मैनेज किया। एसबीआई को जो है बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड दिया गया है इन 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ द यूएस एट 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स। एसबीआई के चेयरपर्सन हैं सीएस शेट्टी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बैंक ऑफ कैलकाटा 1806 में, ठीक है, बाद में ये इंपीरियल बैंक बनता है, बाद में स्टेट बैंक बनता है। ओके, एनवीडिया ओवरटेक्स एप्पल एज अ न्यू लीडर इन द मार्केट वैल्यू, ठीक है जी, दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है एनवीडिया, ठीक है। और रिकॉर्ड सेटिंग रैली इन स्टॉक पावर्ड बाय डिमांड्स फॉर न्यू सुपर कंप्यूटिंग एआई चिप्स। और एनवीडिया का स्टॉक मार्केट जो है ब्रीफली टच कर रहा है $3.53 ट्रिलियन। आप ये सोच के चलिए कि इंडिया की इकोनॉमी इज 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी से का अराउंड मोटा मोटा अगर हम कहें तो 90% इज दीज कंपनीज, एप्पल और एनवीडिया, ठीक है, वेल दैट ऑफ एप्पल इज दिस मच। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप बहुत सारी चीजें समझ आई हैं। मैंने जो चीजें समझने वाली थी, कंसेप्चुअल चीजें थी, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस करी, और जो फैक्ट्स थे वो भी डिस्कस किए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। 2 सेशंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 3 सेशंस आर लेफ्ट। टिल देन थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।